वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर हम लेकर के आए हैं पार्ट 11, जिसमें है 30 क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 1 बाय 1। आइए, हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, भारत का वित्तीय वर्ष है। अब भारत का वित्तीय वर्ष में ऑप्शन देखिए, ए अप्रैल 1 टू 31 मार्च, जनवरी 1 टू 31 दिसंबर, अक्टूबर 1 टू सितंबर 30, नन ऑफ द एबव। देखिए, फाइनेंशियल भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को एंड होता है। अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर की, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट, सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। देखिए, ऑप्शन 2 प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन के लिए। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास से मतलब यह है कि सभी क्षेत्रों का बराबर बराबर संतुलित विकास हो। ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है और कहीं पे बिल्कुल भी अनडेवलप्ड है ना। तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करती। तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी वेल्थ और इनकम टैक्सेस के जरिए या नॉन टैक्सेस के जरिए होती है गवर्नमेंट की, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास करती है। और डी है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम ही सरकार प्रयास करती है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। ए देखिए, बजट रिसीट, बजट प्राप्तियां। बी बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय। सी बोथ ए एंड बी। और डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखिए, जो भी बजट बनता है, बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं, जितना भी रिसिप्ट होता है और जितना भी प्राप्ति पेमेंट होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बजट बनाती है अपना, जिसमें कि टोटल एक्सपेंडिचर दिखाती है कि और टोटल इनकम, जितना भी प्राप्तियां हुई हैं और जितना भी खर्चे हैं उसके। तो ये देखिए, बोथ ए एंड बी दोनों का को ही दिखाते हैं इसमें। और थर्ड क्वेश्चन, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट। अब यहाँ पे पूछा गया कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन ए इज रेवेन्यू रिसिप्ट, बी कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्राप्तियों की बात करें तो बजट की प्राप्तियां दोनों ही होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो देखिए सर, टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ऑप्शन देखिए, ए इनकम टैक्स है, बी कारपोरेट टैक्स है, निगम कर, सी एक्साइज ड्यूटी, और डी ऑल ऑफ द। इनकम टैक्स क्या होता है, इम्पोज करा जाता है पर्टिकुलर पर्सन पे, उसकी एक लिमिट है इनकम की, जब उतनी इनकम हो जाती है उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। कारपोरेट टैक्स, निगमीय कर, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स पर्सन के ऊपर होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर होता है। इसी तरह से जो कारपोरेट टैक्स है वो कंपनियों के ऊपर लगने वाला टैक्स कारपोरेट टैक्स कहलाता है। और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो जब भी गुड्स प्रोड्यूस करा जाता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर जो टैक्स उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। हालांकि एक्साइज ड्यूटी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर देखिए, सारे के सारे टैक्सेज ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू का काम करते हैं। इस तरह से डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स, अब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए इनकम टैक्स है, बी गिफ्ट टैक्स, बोथ ए एंड बी, और डी एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी इसमें से क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट उसी से इस पर टैक्स इम्पोज करती है, उसी पर्सन पे जिसकी इनकम होती है या जिसको प्राप्ति होती है। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, दो टैक्सेस विच आर लिविड टू अ पर्सन बट इट कैन बी शिफ्टेड टू अनदर वन।
यानी कि जब जो भी ऐसे टैक्सेस जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लगाए जाते हैं या गुड्स पे लगाए जाते हैं और लेकिन उसका बर्डन क्या किसी और पे शिफ्ट करा जाता है, तो जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसी और पे वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जनरली ये टैक्सेस क्या होता है, किसी गुड्स या किसी सर्विस में रैप्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। और क्या होता है, इसका जो बर्डन है वो अल्टीमेटली लास्ट कंज्यूमर यानी कि कंजम्पशन जो कोई करता है उसके ऊपर पड़ता है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा है, ए एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, बी सेल्स टैक्स बिक्री कर, सी बोथ ए एंड बी दोनों, और डी वेल्थ टैक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि वेल्थ टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसे वे जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते, जो भी कोई भी एसेट नहीं क्रिएट करते हैं, कैसे कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, सी बोथ ए एंड बी आ तथा बी दोनों, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे व्यय जो कि सरकार के लिए संपत्ति नहीं बनाते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और खर्चे होते हैं, वो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रीजन ऑफ बारोइंग बाय द गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने की कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ऑप्शन देखिए, ए फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, बी प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, सी रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, डी ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। तो देखिए इनमें से जो भी है फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा का मतलब हो गया कि जब जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट है उससे, तो ये क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। देखिए भारत में अगर हम बात करें नोट निर्गमन का काम कौन करती है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन 1 रुपए का नोट जो इशू करने का, निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसमें देखिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू करने का अधिकार नहीं है, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपए के नोट को इशू करने का अधिकार किसको है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, पूंजी बजट शामिल करता ए रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे राजस्व प्राप्तियां हो, राजस्व व्यय हो। रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे कोई भी तरह का एसेट नहीं क्रिएट होती, बस क्या है कि खर्चे, ऐसे खर्चे जो कि जो भी एक्सपेंसेज हैं उनको ऐसे करने से हमारे जो व्यय हैं, जो हमारा बिजनेस है, जो काम है, जो भी गवर्नमेंट का, वो चलता रहता है। तो वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो ऐसे रिसिप्ट जो कि मतलब साल दर साल चलते ही रहते हैं, तो उनको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, एक हैवी अमाउंट प्राप्त होता है, और जो है ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि बार बार नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनसे एसेट क्रिएट हो जाती है, और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाती है कि या तो कोई एसेट सेल हो जाती है या फिर कोई बड़ा सा लोन क्रिएट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि पूंजी बजट शामिल करता है। अच्छा, सी ऑप्शन भी देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जो डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर चुके हैं कि ऐसे टैक्स है जिनका बर्डन हम बाद में किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं या कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। तो पहले तो जो मेन पर्सन होता है, मेन जो वो देता है, उसके बाद उसका बर्डन वो किसी दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। अगर जैसे बात करें हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जो भी पर्सन गुड्स को परचेज करता है, चाहे तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो रिटेलर है या होलसेलर है,
और दूसरी बात करें सर्विसेज को जो भी लेता है, तो क्या करते हैं कि जो गुड्स को एक बार परचेज करता पहले वो टैक्सेस दे देता, उसके बाद जब सेल करते समय उसी गुड्स पर उन टैक्सेस को फिर से वो कलेक्ट कर लेता है और अल्टीमेटली जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका अल्टीमेटली जीएसटी का जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये बर्डन किस पे ऊपर आता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आता है, जो कि लास्ट में कंजम्पशन करता है वो एंड यूजर होता है ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, बी सेल्स टैक्स बिक्री कर, और सी कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क है, डी ऑल ऑफ द एबव। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, प्रोडक्शन पे होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स पे लगता है, कस्टम ड्यूटी की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स करने पर लगता है, डी ऑल ऑफ द एबव इनमें से सभी। तो देखिए ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल, इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल के निर्माण में। अब देखिए पुल निर्माण करेंगे तो एक एसेट बनती है और ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है, एक एसेट बनती है। तो ये कोई किस तरह का एक्सपेंडिचर, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी बोथ ए एंड बी दोनों, और डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में एक तो हैवी अमाउंट लगता है और दूसरी बात यह है कि ये बार बार नहीं किए जाते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज बजट। अब कहते हैं कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन देखिए, ए फ्रेंच है, बी जर्मन है, सी लैटिन है, और डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रेंच वर्ड है, ए इज द राइट आंसर। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे ए फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बजट की अवधि क्या, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए बजट। तो ऑप्शन देखिए, एनुअल वार्षिक है, बी 2 ईयर्स है 2 वर्ष है, सी 5 ईयर्स 5 वर्ष है, डी 10 ईयर्स 10 वर्ष है। तो बजट जो है वो कितने साल के लिए होता है, जनरली 1 साल के लिए होता है, तो ए जो है एनुअल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। अब राजकोषीय नीति में देखिए क्या है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो भी टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रेवेन्यू हो, दोनों ही शामिल किए जाते हैं। और इनकम की बात करें उसमें रिसिप्ट की, तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही होती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल करते हैं, ऑप्शन देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय, अब बी है टैक्स कर है, सी पब्लिक डेप्ट है सार्वजनिक ऋण, डी ऑल ऑफ द एबव इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ही राजकोषीय नीति में शामिल किए जाते हैं, इस तरह से इसका डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि बारी बार नहीं होते हैं और कभी कभार होते हैं, और उनका जो अमाउंट होता है वो छोटा नहीं होता, वो हैवी अमाउंट होता है। तो और इससे कहीं ना कहीं एसेट भी क्रिएट हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा, ए इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज का भुगतान, कहते हैं इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ए इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज का भुगतान, बी परचेज ऑफ हाउस मकान का क्रय, सी एक्सपेंसेज ऑन मशीनरी वे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इंटरेस्ट जो भी बारोइंग करती है गवर्नमेंट तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ए इज द राइट आंसर इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट में हो सकता है, बजट में इंक्लूड, ऑप्शन ए रेवेन्यू डेफिसिट, बी फिस्कल डेफिसिट, सी प्राइमरी डेफिसिट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो बजट में ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं और इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। बी प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, कुल प्राप्तियों और ब्याज भुगतान कर अंतर प्राथमिक घाटा होता है। और सी फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। डी ऑल ऑफ द इज, तो इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो वो फिस्कल डेफिसिट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट में क्या शामिल होता है, इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है। बी इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज है। सी
इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण है। डी ऑल ऑफ द दीज, इनमें से सभी। देखिए ये जो बजट बनता है ये सरकार के आय व्यय का भी ब्यौरा है, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट भी है, और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी इसमें शामिल होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंतुलित बजट में, इन एन अनबैलेंस्ड बजट, ऑप्शन ए इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, आय व्यय से अधिक होता है। देखिए बजट असंतुलित है तो आय तो ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसा कि यहाँ लिखा कि आय व्यय से अधिक होता है। बी देखिए एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम हो जाती कम। सी डेफिसिट इज कवर्ड बाई लोन्स आर प्रिंटिंग ऑफ नोट, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। तो घाटे कैसे पूरा करते हैं, चाहे तो लोन ले लेते हैं या नोट छाप करके। और डी है ओनली बी एंड सी, केवल बा और सा। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हो जाती हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, और डेफिसिट को कवर करने के लिए या तो लोन लिया जाता है या नोट की प्रिंटिंग करी जाती है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन देखिए ए इनकम टैक्स, बी वेल्थ टैक्स, सी एक्साइज ड्यूटी, डी गिफ्ट टैक्स। तो इसमें एक्साइज ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेज, बाकी सारे टैक्सेज हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो इसमें देखिए एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरा डायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स सेम यहाँ पर भी कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स, जबकि यहाँ पूछा गया कि डायरेक्ट टैक्स का पेयर बताइए। तो तीसरा है सी एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, सेम है यार, ये दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, एक्साइज ड्यूटी और डी है वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। अब देखिए ए रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली, बी फॉरेन ग्रांट, बाहर से अनुदान प्राप्त करना एक तरह के राजस्व की प्राप्ति ही है, इनकम रिसिप्ट होती। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ जो भी होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो आप जैसे देखते हैं गवर्नमेंट जो भी लिखा होता है एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आप देखिए बैंक में भी नीचे लिखा होता है एन अंडरटेकिंग ऑफ, जितने भी PSU हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, तो वो सब क्या होता है सार्वजनिक उपक्रमों के, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, भारत सरकार के उपक्रम ही होते, तो उनसे लाभ। और डी है वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया था कि इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा नहीं, तो ये सारे के सारे ही रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, है ना। और लेकिन इसमें आप अगर देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिकवरी ऑफ लोन्स, क्योंकि लोन देना और लोन की रिकवरी करना ये कोई रिसिप्ट नहीं है, ये आपने लोन दिया है उसको फिर से प्राप्त किया, तो ये राजस्व की प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो ऑप्शन देखिए ए फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, बी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, डी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप कहते हैं विच प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला देखिए क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जब भी फिजिकल डेफिसिट होता है क्या है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट की टोटल इनकम से, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और यहाँ पे माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, क्या हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर है। तो ए है प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान माइनस करेंगे इसमें से प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, सी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट, और डी है नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये प्राइमरी डेफिसिट, अब आपने देखा वहाँ पे कि फिजिकल डेफिसिट में से क्या फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या करा गया था इंटरेस्ट पेमेंट। जब प्राइमरी डेफिसिट बराबर क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट। ये जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, और इस तरह से बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव्ड बाई, आयकर का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए आयकर का लाभ किसको प्राप्त होता है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट को, बी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, सी बोथ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी बोथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी टैक्स इनकम टैक्स प्राप्त होता है तो इनकम टैक्स का एक पार्ट जो है वो बाद में रिम्बर्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को भी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है। जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव करा जाता है, ये भारत सरकार का टैक्स है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार दोनों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू ए फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बी फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, सी ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, बजट निम्नांकित प्रकार के होते हैं। ए देखिए बैलेंस बजट, संतुलित बजट, बी सरप्लस बजट, बचत का बजट, और डी डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए सबके सभी बजट के ही प्रकार होते हैं, और यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे ही बजट के प्रकार होते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजर ऑफ फिजिकल डेफिसिट, निम्न में कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो ये देखिए डिफ्लेशनरी प्रेशर और स्फीतिकारी दबाव, और इसके बाद बी है इन्फ्लेशनरी प्रेशर स्फीतिकारी दबाव, सी बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजकोषीय घाटे से होने वाला जो खतरा है वो कहता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है। इन्फ्लेशनरी का मतलब हो जाती है, उसको इन्फ्लेशनरी प्रेशर की कंडीशन में लिया जाता है। तो देखिए ये आज के 30 क्वेश्चन थे। होपिंग दैट कि आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.